नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंडिया स्टडी जोन। मैं सौरभ आज सबके बीच लेके आ गया हूँ। बहुत दिनों में हमारी वीडियो आई, इसलिए मैं बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ। आश्रम सिस्टम एजुकेशन फील्ड से ही लाया हूँ। आश्रम सिस्टम को हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरीके से एशियन टाइम या प्राचीन काल में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, कैसे वो था गुरुकुल सिस्टम या आश्रम सिस्टम का है, उसमें कौन कौन से लोग पढ़ने जाते थे या उसमें क्या किसी को रोका जाता था पढ़ने से, ये सारी बातें हम लोग आज आपसे बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि मेरे टॉपिक शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या रहेगा, आपको जो आपने पढ़ा होगा वो और भी बच्चा पढ़ सकता है। ये जो फ्री एजुकेशन के तौर से ही है, ठीक है, तो इसको शेयर कीजिए। आइए हम लोग आश्रम सिस्टम अपना शुरू करते हैं। आश्रम सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में ये स्थापित हुआ। ठीक है, ये मैं दे रहा हूँ एस.के. पांडे है, प्राचीन काल के उस बुक का रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप वो बुक भी अपने सामने लेके रख सकते हैं। ठीक है, आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई और आश्रम व्यवस्था में हम लोगों ने एक मानव जीवन यानी जो एक व्यक्ति है उसके जीवन को 100 वर्षों में डिवाइड किया गया है। 100 वर्षों में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे 25 साल एजुकेशन, 25 साल गृहस्थाश्रम, 25 साल वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद फिर हमने संन्यास आश्रम किया जो कि अंतिम 25 वर्ष होते हैं बंदे की लाइफ की। ठीक है, उसका हमने अच्छे से किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आश्रम सिस्टम में 25-25 वर्ष डिवाइड है। ठीक है, सबसे पहला आश्रम होता है ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम, ठीक है, ये 25 साल के लिए होता है। इस आश्रम के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अभी 2 मिनट इसको रख कर तू। जो ये ब्रह्मचार्य आश्रम है, ठीक है, हमें सबसे पहली बात है कि जो हमें चारों आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है, मैं सारे रेफरेंसेस बता रहा हूं, हमें जो चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है वो जबालोपनिषद से मिलता है और जो छंदोग्य उपनिषद है उसमें सिर्फ 3 का मिलता है, 3 उपनिषद का मिलता है। ठीक है, और जिसके कारण उसमें हमें संन्यास आश्रम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, मगर हमें जो जबालोपनिषद है उसमें हमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। इसलिए हम अपनी एजुकेशन को और आगे लेकर आए और उसको अच्छे से इलेबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हम अब इसको करते हैं अच्छे से आश्रम सिस्टम को। आश्रम सिस्टम में जो एजुकेशन लेते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों का इन लोगों ने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, इस बुक में कि ये तीनों जाते थे एजुकेशन लेने के लिए। जो ब्राह्मण के बच्चे हैं उसमें होता था कि बच्चा हर एक चीज सीखता था उन 25 सालों में। ठीक है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी वो नहीं, जैसे हमारा स्कूल है हम जाते हैं आ जाते हैं, वैसा सिस्टम नहीं था। बच्चा अपने घर से दूर एक हॉस्टल की पढ़ाई के तरीके थे, पर हॉस्टल में भी बच्चा आ जाता है घर, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं था। बच्चा सीधा जाता था और वो 25 वर्ष बाद ही अपने घर आता था। ठीक है, जो ब्राह्मण का बेटा है वो 8 वर्ष की आयु में घर से जाता था, जो उसका उपनयन संस्कार होता है। ठीक है, 8 वर्ष की आयु में ये घर छोड़ता था। ठीक है, कब वो एक समय होता था वसंत ऋतु के वक्त ये अपना घर छोड़ते थे। ठीक है, गायत्री मंत्र के साथ, एक गायत्री मंत्र होता है। ठीक है, गायत्री मंत्र को वो जैसे होता है नहीं, उसके साथ ही वो अपना घर छोड़ते, अपना घर त्याग करते। तो ब्राह्मण के बच्चे इस तरीके से जाते थे और जो क्षत्रिय हैं उनका बच्चे 11 वर्ष की आयु में ग्रीष्म एक होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, उसको छोड़ते थे। उस ऋतु वो एक समय होता है जब हम एजुकेशन, जैसे अभी हम हैं, हमारा अप्रैल में एडमिशन होता है। ठीक है, तो वैसे ही उस समय भी एक समय था कि इससे बच्चा इसमें एजुकेशन के लिए जाएगा, इसमें। ठीक है, तो 11 वर्ष की आयु में ग्रीष्म ऋतु के वक्त वो जाते थे और त्रिप्टुष जो होता था, एक ये मंत्र है, उसके मंत्र के तहत वो जाते थे और अपना एजुकेशन लेते थे। देन वैश्य के बच्चे भी जाते थे, उनका 12 वर्ष की आयु में वे जाते थे। ठीक है, और शरद ऋतु में, जो शरद ऋतु है उस मौसम में वो जाते थे, उस समय में वो अपना एडमिशन कराते थे उस गुरुकुल में। देन उसके बाद क्या करते थे,
उनका जो जगती एक मंत्र होता है उसके उच्चारण के साथ वो अपना घर त्याग करके अपनी एजुकेशन के लिए जाते थे। जगती मंत्र के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो ब्रह्मचार्य आश्रम है उसमें कैसे कैसे लोग जाते थे वो सारा बताया गया। हाँ, इसमें जो जो अदर कम्युनिटी आती है, शूद्र जो आते हैं, उनके बारे में कोई ऐसा उल्लेख अभी हमें मिलता नहीं है इस बुक में, उसके तरीके से कुछ अभी बताया नहीं गया है। बाकी ये है कि हाँ, एजुकेशन के लिए अभी शुरू में सबके लिए था, ठीक है। वैसे तो इनको कहा जाता है जो शूद्र थे वो इन सबकी हेल्प मतलब कहें कि इनके बिना ये सब अधूरे थे, क्योंकि ये कहा जाता है ना एक बैलेंस करने के लिए एक होना चाहिए। तो जो शूद्र थे वो इनको संभालते थे, इनका बैलेंस करते थे कि जो चौथा पिलर है वो बैलेंस का पिलर, अगर वो हिल गया तो ये तीनों ढह जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से वो काम करते थे। अब हम लोगों को ये पता लगना चाहिए कि अब हम इसको और आगे कैसे इलैबोरेट करें, ठीक है। मैं इसको एक मिनट रब कर देता हूं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। और आश्रम सिस्टम में ही बच्चा फुल एजुकेशन लेता था, उसमें योग से लेके साधना, साधना से लेके वो क्या करता था, जो गुरु होता था गुरु के सोने से पहले उनके पाँव दबा के सोता था, और उस जब गुरु उठता था उनके उठने से पहले वो उठते थे, जो लकड़ियाँ उकड़ियाँ लाने का काम वो लोग करते थे। तो इस तरीके से वो अपनी पूरी दिनचर्या अच्छे से निभाते थे, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि इनके लिए है उनके लिए नहीं है, इसमें सारी व्यवस्था अच्छे से की हुई है। दूसरी बात, इसमें कई बच्चे होते थे जो पूरा एजुकेशन पूरी उम्र भर लेते थे, ठीक है। जो उम्र भर लेते थे उनको हम लोग देखते हैं, जैसे बुद्ध कुर्बान कैसे बताया आपको कि जो ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसी समय जाते थे। जो इसका उल्लेख है ये किसके अनुसार कहा गया है, ये बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार कहा गया है, ठीक है। इसको याद रखना, बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार हम लोग बात करते हैं। हम कोई भी बात ऐसे नहीं करते कि बस हवा में कर देते हैं, नहीं, उस चीज के हमारे पास प्रमाण होते हैं, ठीक है। क्योंकि सनातन संस्कृति में सारी चीजें बताई जाती हैं तभी हम लोग करते हैं। उसके बाद जो एजुकेशन, जब यहाँ से एजुकेशन खत्म होती है, जो बच्चे जैसे मान लो पूरा मैंने बताया आपको कि गुरु से सोने से पहले सोते थे, सोने से बाद सोते थे, और उनके उठने से पहले उठते थे, पानी भरना वो सारा काम वो वहाँ पे सारा काम करते थे। ऐसा नहीं होता था कि वो पढ़ाई करेंगे, नहीं, उनको अदर एक्टिविटीज में भी डालते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा पूरी उम्र भर वहां पे एजुकेशन लेता था उसको नैस्टिक कहा जाता था, ठीक है। नैस्टिक कहा जाता था, ठीक है। नैस्टिक नाम उसको दिया जाता, जो पूरी लाइफ वहां पे काम करता था, एजुकेशन ग्रहण करता, और जो निश्चित समय तक करता था, जो मतलब तो थोड़ा हाई समय तक वो करता था एजुकेशन, उसको कहा जाता था उपकुर्वाण, उपकुर्वाण कहा जाता था, ठीक है। इस नाम से उसको बुलाया जाता था। ये आपके उसमें जैसे मान लो जो आप बड़े बड़े पेपर देते हो, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स हो गए या बाकी हो गए, उसमें आपका ये बन सकता है कि किस नाम से बुलाया जाता था या वो कौन होता था, उस सबको आपको पता होना चाहिए कि ये इस नाम से किया जाता। और जो महिलाएं होती थी जो पूरा समय गुरु के पास ही मतलब एजुकेशन लेती, जैसे मैन के बारे में मैं बात की अभी आपसे, अब जो लड़कियां होती थी वो कैसे, उनको क्या बुलाया जाता था जब वो पूरी लाइफ एजुकेशन लेती थी, उनको कहा जाता था ब्रह्मवादिनी, ठीक है। ये है ब्रह्मवादिनी के नाम उनको दिया जाता है, जो ये पूरी लाइफ जो सारे ग्रंथ और श्लोकों को ग्रहण करते थे, मतलब मुजमानी कंठों में धारण करते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो निश्चित समय तक करती थी उनको भी यह कहा जाता है साधो वधु, ठीक है। उनको इसी नाम से लगा साधो वधु, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारे आश्रम सिस्टम में कितने तरीके से बच्चों को एजुकेशन ली जाती थी। तो इन सब के मुकाबले आज की एजुकेशन में बहुत अंतर है, ठीक है। आज तो कुछ भी नहीं है सिलेबस, पहले बहुत होता था, और ये सारी मौखिक होती थी, ठीक है। सारी चीजें मौखिक होती थी। और ब्रह्मचार्य आश्रम में जो एक समावर्तन संस्कार होता था, जब हम लोग आगे बढ़ते थे, मतलब हम जब अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा आश्रम सिस्टम ऑलमोस्ट इतना ही बताता है। जब हम उसमें करते थे तो उसमें आने पर हमें जो बच्चा पूरा उसको एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद समावर्तन संस्कार करता था, वो उसको एक चीज होती थी कि उसको एक चीज अध्ययन करना होता था सभी चीजों का। अगर वो किए बिना
वो चला जाता था गृहस्थ आश्रम में, संपन्न किए बिना वो चला जाता था, तो उसको खटवारूढ़ कहा जाता था। उसका एक नाम बोला गया है, खटवारूढ़, ठीक है, इस नाम से उसको बुलाया जाता था। तो ये सारे नाम आपको लिखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के तरीके से। हाँ, नॉर्मल पेपर में तो नहीं आता ये, पर जैसे अगर एशियंट का पेपर आ गया, कोई यूजीसी देना चाहता है या कोई जेआरएफ के लिए ट्राई करना है, तो उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिविल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति ऋण होते थे, 3 ऋण में काम करता था, ठीक है, वो भी इसी के भी अंदर आता है। एक ऋण होता है ऋषि ऋण, एक पितृ ऋण होता है, ठीक है, और एक होता है देव ऋण, ठीक है। ये 3 ऋण होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों को वेदों का पूरा ज्ञान गले में धारण करना होता है, ठीक है। इसमें हमें वेदों को बिल्कुल अध्ययन करना होता है। उसमें इसमें क्या होता है, हमें पितरों में एक पुत्र की उत्पत्ति करनी होती है, ठीक है। और देन उसके बाद क्या होता है, देव ऋण। देव ऋण में हमें जो यज्ञ योग्य अनुष्ठान करने पड़ते हैं, ठीक है। इतने मतलब ये तीनों ऋणों को वो करना पड़ता है पूरा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 5 महायज्ञों के बारे में भी इसमें बात की गई है, ठीक है। जो 5 महायज्ञ हैं, पंच महायज्ञ हैं, पंच महायज्ञ हैं, इसमें भी यही बात है, एक ऋषि, पितृ, देव, भूत, एक और है आपको बताता हूं। तो इन मनुष्य यज्ञ है, ठीक है, एक मनुष्य यज्ञ है। इन सब यज्ञों को पूरा करना होता है, ठीक है। इसमें होता है जैसे हम लोग श्राद्ध करते हैं वो होता है, ठीक है। एक देव योग होता है, हमें देवताओं को वही चीज है कि यज्ञ और वो सब करना पड़ता है। भूतों को शांत करने के लिए भी हमें इनका शांति प्रक्रिया का एक प्रोसेस होता है, उसको करना पड़ता है, ठीक है। मनुष्य को अपना अतिथियों का सत्कार करना होता है। और ऋषि यज्ञ में, देव यज्ञ में तो हम बता देता होगा पूजा आदि प्रसन्न करना होता है उनको। और जो ऋषि है, ऋषि यज्ञ, इसमें क्या होता है, वेदों को हमें याद करना होता है और जो हमने नॉलेज ली है वेदों से उसको आगे प्रसार, उसको मतलब स्प्रेड करना होता है उसको, ठीक है। ताकि हम ऐसी अच्छी अच्छी एजुकेशंस जो हमारे वेदों में बता रखी है वो हम बच्चों तक लेके जाए, क्योंकि बच्चे उससे टोटली अपोजिट है। उनको उनका जो कहा जाए ना, वेदों का उनको वी भी नहीं पता है, ठीक है। तो उसकी नॉलेज उनको करानी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये तो था हमारा आश्रम सिस्टम जो हमने बहुत अच्छे से आपको बताया, ठीक है। मैं अब आपसे वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ कह रहा हूं, गृहस्थ आश्रम के बारे में बात करूंगा, ठीक है। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम हमारा आधा हो चुका है वैसे। जैसे हमारा जो इसमें पितृ ऋण ये सारे आगे, ये थोड़ा उसी का टच था, ठीक है। बाकी मैं आपको और अच्छे से गृहस्थ आश्रम बता देता हूं। गृहस्थ आश्रम, ठीक है। इसमें क्या है, सॉरी, इसमें क्या है, इसमें एक बंदा होता है, वो अपनी जब एजुकेशन के बाद वो एक फैमिली स्टैब्लिश करता है और सोसाइटी को एक पिलर, मतलब एक गुड जनरेशन देता है ताकि उसकी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। वो अपना फैमिली को खिलाता है जैसा भी खिला सके, वो उतना निस्तर है कि अपनी फैमिली को खुश कर रख सके। तो वो उसका संपन्न होगा अगर वो अपनी फैमिली को खुश करता है, तो वो समाज में जो भी पूरा समाज है, ठीक है, उसमें वो खड़ा रह सकता है, ठीक है। मतलब गृहस्थ आश्रम जो है वो अपनी फैमिली के साथ साथ समाज में अपनी कहा जाए एक पिलर के फॉर्म में खुद को खड़ा रखे, एक ब्राइट मैन के हिसाब से, ठीक है, एक संपूर्ण व्यक्ति। तो संपूर्ण व्यक्ति वही होता है जो अपनी फैमिली को अच्छे से पाल सके, किसी पे निर्भर ना रहे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, फैमिली खुश रहे, खाना पीना किसी चीज की कमी ना हो, वो सारी गृहस्थ आश्रम में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। शादी ब्याह ये सारा कुछ। देन इसका टाइम पीरियड होता है, ब्रह्मचार्य का होता है 25, इसका भी होता है 25 से 50, ये होता है गृहस्थ आश्रम का। देन अब हमारा गृहस्थ आश्रम कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग करते हैं वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है। जो वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम, इस आश्रम का टाइम पीरियड होता है वैसे 50 से 75, मगर जो
बौद्धियन जो बौद्धिस्ट लिटरेचर है या जैन लिटरेचर है, उसमें कभी कभार इसको 70 भी बोल देते हैं, 50 से 70 का टाइम हमें उसमें देखने को मिलता है, मगर मोस्ट प्रोबेबली हम इतना ही लेते हैं क्योंकि अप्रोक्स ही लेंगे सारा। ठीक है, तो हम लोग वानप्रस्थ आश्रम क्या है, इसमें बंदा पूरी लाइफ मतलब 50 से 75 तक वो अपनी फैमिली के साथ साथ वो समाज, फैमिली से तो कट होता ही है पर पूरी तरह नहीं होता, वो अपनी समाज में अपना डेवलपमेंट करता है कि वो किसी तरीके से समाज का भला कर सके। ठीक है, क्योंकि कोई कमी ना हो समाज में, वो सब समाज खुश रहे। समाज खुश रहने का मतलब ये है कि वो फुल एजुकेशन करे और समाज में मतलब कि वो न्याय करे, ये सारी चीजें हों, कोई गलत कर रहा हो कोई छोटा तो उसको ज्ञान बताए कि नहीं गलत नहीं करना, ये तू सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उस चीज की नॉलेज दे। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम में बंदे ये चीज काम करते हैं। ठीक है, ये वाले आश्रम तो छोटे छोटे रहेंगे, मेन आपका होता है आश्रम सिस्टम और गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, और आप इसी तरह देखते रहिए, आपको ये काफी अच्छा टॉपिक है, मैं बहुत अच्छे से लेके आया, तैयारी अच्छे से हो जाएगी हमारी। उसके बाद होता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम इसका तो वही मैं बताया, जैसे बौद्ध वाले कहते हैं कभी कभी बौद्ध या जैन, ये इतना होता है कि ये 75 to 100 हमने माना है, 25 वर्ष। संन्यास आश्रम में हर व्यक्ति की जो आयु होती है संन्यास आश्रम में वो 75 से 70 से 100 होती है, कभी कभी 75 से वो होती है, पर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 75 से 100 लेते हैं। इस संन्यास आश्रम में व्यक्ति जो होता है वो समाज घर बार सब कुछ त्याग करके जंगलों में जाता है, फुल मेडिटेशन, भगवान को याद करता है वो, और वो चाहता है कि उसे मोक्ष मिले। मोक्ष का मतलब ये है कि जीवन मरण के जो चक्र है उससे वो मुक्त होना चाहता है। ठीक है, अपना शरीर त्याग के वो बिल्कुल ही परलोक में जाना चाहता है, वो दोबारा धरती पे नहीं आना चाहता, ऐसा मानना है लोगों का। ठीक है, तो मोक्ष प्राप्ति करते हैं तो संन्यास आश्रम में यही होता है। तो ये चारों आश्रम थे जो मैंने आज आपको बताए। ठीक है, इन आश्रमों में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए। और दूसरी बात ये है कि कोरोना काफी फैल रहा है, तो वो सेकेंड स्ट्रेन आया हुआ है और 70% ऐसा लगता है कि यूके का स्ट्रेन है, तो प्लीज मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और डिस्टेंसिंग का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो प्लीज अपना मजाक ना लें इस चीज को, और जो लॉकडाउन लग रहा है वो हम ही लोग की गलती है क्योंकि हम लोगों ने मास्क नहीं लगा रहे, हीरोपंती दिखा रहे अपनी, तो उसको थोड़ा कम कीजिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है इसी तरह वीडियो देखते रहिए, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, और इसी तरह हंसते रहिए मुस्कुराते देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AD स्टडी जोन के साथ। जय हिंद जय भारत।